हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास से लिया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसके सभी पक्षों का अध्ययन करेंगे, जिनमें केंद्रीय प्रशासन, फिर राज्य प्रशासन और राज्यों का किस प्रकार से आगे विभाजन किया गया था, स्थानीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैनिक प्रशासन, इन सभी भागों के बारे में अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय शासन के बारे में बात करेंगे। राजा जो था वो निरंकुश, यहाँ निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन था, यानी राजा की सत्ता जो थी निरंकुश थी। राज्य की समस्त शासन शक्तियाँ जो थी उसमें केंद्रित थी। समस्त प्रशासन का वह केंद्र होता था। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं, निरंकुश से तात्पर्य ये है कि समस्त डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते थे, लेकिन पूरी तरीके से स्वेच्छाचारी तानाशाह नहीं होता था, क्योंकि उस पर धर्म के अनुसार शासन करने का प्रतिबंध लगा हुआ होता था। साथ ही विजयनगर में मंत्री परिषद भी होती थी, जिनकी मंत्रियों की सलाह से राजा जो है शासन करता था। हालांकि जो मंत्री हैं उनका चयन राजा के द्वारा ही किया जाता था। उनकी नियुक्ति और पदोन्नति और उनकी पद मुक्ति सब राजा के अधीन हुआ करती थी, और महत्वपूर्ण मामले जो थे उनमें निर्णय राजा इस मंत्री परिषद के परामर्श के पश्चात ही किया करता था। सामान्यतः ऐसा होता था कि राजा स्वयं अपने शासनकाल में ही अपना जो उत्तराधिकारी है वो नियुक्त कर देता था, ताकि उत्तराधिकार के जो युद्ध हैं वो ना हों। लेकिन ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि उत्तराधिकार के युद्ध भी विजयनगर साम्राज्य में हुए थे, और संयुक्त शासकों के उदाहरण भी हमें विजयनगर से प्राप्त होते हैं। संयुक्त शासकों से तात्पर्य है कि एक ही समय में दो शासकों के द्वारा शासन करना। जब संगम वंश की स्थापना हुई या विजयनगर की स्थापना हुई हरिहर और बुक्का के द्वारा, तो पहले हरिहर प्रथम शासक बना, लेकिन उसके साथ ही जो बुक्का है उसके द्वारा भी राजा के अधिकारों का प्रयोग किया गया था। तो संयुक्त शासकों की व्यवस्था भी हमें यहाँ प्राप्त होती है। आगे चल कर के सदाशिव राय के समय में और अच्युत देव राय के समय में राम राय ने भी जो है शासन की सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथों में रखी थी। तो संयुक्त शासकों के उदाहरण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब अधिकारी गणों की अगर बात करें तो दो प्रमुख जो हैं अधिकारियों की श्रेणियाँ हुआ करती थी। पहले जिन्हें दंड नायक कहा जाता था, वर्तमान अगर आईएएस जो हैं उनकी जो सेवा है आईएएस सेवा वो इसके समकक्ष मानी जा सकती है। ये राज्य अधिकारियों की विशेष श्रेणी हुआ करती थी, जिसमें समस्त जो उच्च पदाधिकारी हैं वो शामिल हुआ करते थे, जैसे सेनापति हो गए, न्यायाधीश, गवर्नर और अन्य उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारी इस वर्ग में शामिल थे। अधिकारियों की एक दूसरी श्रेणी भी होती थी जिसे कार्यकर्ता कहा जाता था। राजा जो है उसका प्रमुख कार्य प्रजा का कल्याण करना माना गया। कृष्णदेव राय जो हैं उन्होंने जो तेलुगु भाषा में ग्रंथ लिखा था अमुक्त माल्यद, उसके अंदर उन्होंने राजा के कर्तव्यों संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है स्पष्ट कि राजा को सदैव धर्म पर दृष्टि रखते हुए शासन करना चाहिए। अब हम प्रांतीय शासन की अगर बात करें तो जो साम्राज्य था उसको विभिन्न भागों में बांटा गया था। पूरे विजयनगर साम्राज्य को 6 मंडलों में बांटा गया था। मंडल जैसे वर्तमान में राज्य होते हैं देश के अंदर, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में राज्यों को मंडल कहा गया था। इन मंडलों को पुनः कोट्टम या वलनाडु में विभाजित किया गया। ये वर्तमान जिले के समान जिले के स्तर पर हुआ करते थे, यानी जो मंडल हैं उनको कोट्टम में विभाजित किया गया। फिर इस कोट्टम या वलनाडु को पुनः नाडुओं में विभाजित किया गया, जो परगना के स्तर पर हुआ करता था, यानी परगना जिसे कहा जा सकता है। परगनों में बहुत से गांव शामिल हुआ करते थे। तो नाडुओं को मेला ग्रामों में बांटा गया, और एक मेला ग्राम में लगभग 50 गांव हुआ करते थे, और सबसे छोटी जो इकाई थी प्रशासन की वो गांव हुआ करते थे। इन शॉर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। साम्राज्य को मंडलों में विभाजित किया गया। मंडलों को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु में और नाडु को मेला ग्राम में
मेला ग्राम जो है ग्रामों का समूह हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य जो था उसको 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था, यानी उस समय 6 मंडल हुआ करते थे। प्रांतों का जो मुख्य अधिकारी था उसको नायक कहा जाता था और इस पद पर सामान्यतः राज्य का जो राज परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे और प्रमुख सामंत, शक्तिशाली सामंत हुआ करते थे, उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता था। जो प्रांताध्यक्ष है या नायक है उसे बहुत स्वायत्त शासी अधिकार प्राप्त थे, यानी अपने राज्य के क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी और केंद्र के द्वारा सामान्यतः राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। नायक की अपनी सेना होती थी राज्यों में, इन्हें मुद्रा जारी करने का, कर लगाने का, कर हटाने का, उसमें वृद्धि या कमी करने का अधिकार हुआ करता था। हालांकि इन्हें जो राज्य की आय व्यय का हिसाब किताब होता था वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होता था और जो शेष राजस्व होता था राज्य के खर्चे के बाद में, जो लगभग 1/3 होता था भू राजस्व का, वो केंद्र सरकार को या केंद्रीय प्रशासन जो था उसको सौंपना होता था। जब भी आवश्यकता पड़ती थी सेना की, उस समय जो राज्यों के अधीन, मंडलों के अधीन नायक के पास सेना हुआ करती थी, उस सेना को वो राजा की सहायता के लिए भी भेजा करते थे। केंद्र सरकार सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन बहुत इमरजेंसी वाली जो सिचुएशंस होती थी, आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा राज्यों में हस्तक्षेप किया जाता था। सिंपली कह सकते हैं कि अगर शासक शक्तिशाली होता था तो वो राज्यों पर आसानी से अपना नियंत्रण बनाए रखता था और जैसे ही शासक कमज़ोर और अयोग्य होता था, दुर्बल शासक की होने की स्थिति में ये सामंत एकदम स्वेच्छाचारी की तरह व्यवहार करते थे। विजयनगर साम्राज्य में एक प्रमुख व्यवस्था जो है न्यायांकर व्यवस्था कहलाती है। उनका एक दूसरे राज्यों में जैसे सामंती व्यवस्था हुआ करती थी या जागीरदारी व्यवस्था हुआ करती थी, ये लगभग वैसी ही व्यवस्था थी। नायक जो थे वो भू सामंत हुआ करते थे और इन्हें निश्चित संख्या में सैनिक रखने होते थे और इसके खर्चे के लिए उन्हें राजा के द्वारा भूखंड प्रदान किया जाता था, जागीर जैसा प्रदान किया जाता था और इस भूखंड या जागीर को वहाँ अमरम कहा जाता था। और ये जो नायक होते थे इनको अमर नायक भी कहा जाता था बहुत बार। इन नायकों को जो है अमरम में प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे, न्याय कार्य, सैनिक दायित्व, प्रशासन का दायित्व इनको प्रदान किया गया था। इनके 2 प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे न्यायांकरों के कि जब भी आवश्यकता हो राजा को उस समय उन्हें सैनिक सहायता उपलब्ध करवाना और साथ ही जो उनके अधीन भूखंड हैं उसकी आय व्यय का ब्यौरा केंद्र सरकार को प्रस्तुत करवाना। इन न्यायांकरों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अच्युत राय के शासनकाल में महामंडलेश्वर नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अब अगर हम इसके योगदान की बात करें न्यायांकर व्यवस्था की, तो ये भी कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का बाद में जो पतन हुआ उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण न्यायांकर व्यवस्था भी रही, क्योंकि बाद में जब दुर्बल शासक हुए तो इन न्यायांकरों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया केंद्र के लिए। अब हम स्थानीय शासन की बात करेंगे। जैसा कि सबको पता है दक्षिण भारत में जो चोल शासक हुए थे उनके समय में स्थानीय स्वायत्तता जो थी उनके प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन चोलों के राजनीतिक विघटन के बाद लगभग 11वीं शताब्दी के लगभग उनका जब प्रभाव समाप्त होने लगा और उसके बाद जो सल्तनत काल में आक्रमण हुए दक्षिण भारत में, मुस्लिम आक्रमण, उन सब की वजह से स्वायत्त शासी जो संस्थाएं थीं उनको बहुत गहरा आघात पहुंचा, ये लगभग समाप्त हो गई। और जब विजयनगर राज्य की स्थापना हुई तो वहाँ पर ग्रामों में ये स्थानीय स्वशासन की जो प्रणाली थी चोलकालीन, वो हमें दिखाई नहीं देती। यानी अब ग्रामीण प्रशासन में, गाँवों के प्रशासन में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ करता था और जो केंद्र था उसके द्वारा गाँव में आयंगर प्रणाली की स्थापना की गई। अब ये आयंगर प्रणाली क्या हुआ करती थी, गाँवों में प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और ये राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और ये जो 12 व्यक्ति थे इनके समूह को मिलाकर के आयंगर कहा जाता था।
ये जो पद हुआ करते थे ये वंशानुगत हुआ करते थे और इन्हें वेतन के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। इनका जो मुख्य कार्य होता था आयंगरों का, वो अपने ग्राम क्षेत्र में यानी अपने अधीन जो क्षेत्र होता था उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना और भूमि के हस्तांतरण और भूमि से संबंधित जो कार्य होते थे वो करना हुआ करता था। तो गाँवों में स्थानीय स्वायत्तता नहीं थी, अब केंद्र का हस्तक्षेप हुआ करता था और गाँवों के शासन के लिए आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। राजस्व प्रशासन की अगर बात करें तो राज्य की आय का जो मुख्य साधन हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में वो भू राजस्व था और जो लगान था वो 1/6 भाग उपज का राज्य के द्वारा लिया जाता था। राज्य की जो भूमि थी उसको श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे सिंचित भूमि, शुष्क भूमि और उद्यान और वन इत्यादि। जो भूमि थी उसकी उर्वरता और उसमें बोई गई फसल के आधार पर करों का निर्धारण किया जाता था। हालांकि पैमाइश भूमि को नापने की कोई विधि इस समय प्रचलित नहीं थी। भू राजस्व के अतिरिक्त बहुत अन्य कर भी लिए जाते थे और एक तरीके से कह सकते हैं कि विजयनगर में जो राजस्व व्यवस्था थी या कर व्यवस्था थी वहाँ बहुत अधिक भारी कर प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा कर जनता पर लगाए गए थे। जैसे मकानों पर कर लगाए गए, पशुओं की संख्या पर कर लगाए गए, संपत्ति पर कर लगाया गया, उद्योग धंधों पर, व्यापार पर, यानी जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती थी सब पर कर उन्होंने लगाया। रीज़न ये था इतने ज़्यादा कर होने का कि इनका जो है लगातार युद्ध चलता रहता था बहमनी साम्राज्य से, बहुत बार दक्षिण में जो मदुरा की सल्तनत थी पहले उससे, इसके अलावा उड़ीसा के गजपति जो शासक थे उनके साथ, और बहमनी साम्राज्य से तो लगातार इनके युद्ध चले थे। तो इसकी वजह से इन्हें सेना पर बहुत भारी खर्च करना पड़ता था और सेना पर इस ज़्यादा व्यय के लिए उन्हें कर इकट्ठा ज़्यादा करना होता था और इसीलिए इतने ज़्यादा कर वहाँ पर लगाए गए थे। कर संग्रह की जो प्रणाली थी, ठेकेदारी व्यवस्था, ठेके पर भूमि को दे दिया जाता था कर इकट्ठा करने के लिए। अब हम बात करेंगे सैनिक प्रशासन की। विजयनगर राज्य जो था एक युद्ध रत राज्य था या एक सैनिक राज्य था, क्योंकि यहाँ का सेना का बहुत ज़्यादा महत्व था। लगातार पड़ोसी राज्यों से इनके युद्ध हुआ करते रहते थे, जिनमें बहमनी साम्राज्य, उड़ीसा के गजपति शासक और दक्षिण के अन्य राज्य जो हैं उनसे इनके युद्ध लगातार होते रहते थे। तो सैनिक प्रशासन को बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया गया। और नायंकर प्रणाली जिसकी चर्चा हमने पहले की है वीडियो में, तो नायंकर प्रणाली के तहत जो अमरम, जिन्हें जागीर भी कहा जा सकता है, उसके स्वामी जो नायक होते थे उनकी अधीनता में निश्चित संख्या में सैनिक रखे जाते थे और राजा की सहायता के लिए ये सैनिक सेवा प्रदान करते थे। तो ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सेना का जो स्वरूप था वो प्रमुखतः सामंती स्वरूप था। हालांकि राजा जो था केंद्र में स्वयं की अपनी एक सेना रखता था, लेकिन उसकी जो आकार है उसका वो या उसमें सैनिकों की संख्या है वो बहुत अधिक नहीं हुआ करती थी, इसलिए उसे सामंतों से या अमर नायकों से सेना जो है वो लेनी होती थी युद्धों के समय में। केंद्र में सेना के प्रशासन के लिए एक विभाग हुआ करता था जिसे कंडाचर कहा जाता था या सैनिक विभाग कहा जा सकता है। इसके द्वारा सेना का प्रबंधन किया जाता था। सेना में क्योंकि बहमनी जो सल्तनत थी वहाँ जो शासक थे उनके द्वारा घुड़सवारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो उनसे संघर्ष या युद्ध करने के लिए विजयनगर की सेना में भी घोड़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। और ये घोड़ों का जो व्यापार है वो पुर्तगालियों के माध्यम से किया गया। और तोप खाने की जो विकास है उसकी अवहेलना की गई विजयनगर के शासकों के द्वारा। तोप खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये भी एक रीज़न था बहमनी शासकों से पराजय का, क्योंकि बहमनी जो शासक थे उन्होंने मुग़लों का सल्तनत काल में जो सुल्तान थे उनके अनुकूलन करते हुए तोप खाने का विकास कर लिया था और इसी वजह से सैनिक प्रशासन में बहमनी जो सेना थी वो ज़्यादा कुशल थी विजयनगर की सेना के मुकाबले में। अब हम न्याय प्रशासन की बात करें। न्याय प्रशासन में जो राजा होता था वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। वो स्वयं आरोप और विवाद जो हैं न्याय से संबंधित उनको सुनवाई करता था उनकी।
और प्रांतों और ज़िलों में भी न्यायालयों की स्थापना की गई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं राजा के द्वारा की जाती थी। इसके अतिरिक्त गांवों में पंचायतें हुआ करती थी, ग्राम सभा हुआ करती थी, जिसमें कि न्याय का कार्य किया जाता था। विजयनगर में जो फौजदारी कानून थे वो बहुत कठोर थे और दंड प्रणाली भी बहुत कठोर थी। चोरी, राजद्रोह या व्यभिचार जैसे जो मामले थे उनके अंदर अंग छेद, यहाँ तक कि प्राण दंड का जो है प्राण दंड भी दिया जाता था, सूली पर चढ़ाया जाता था। तो इस तरीके के जो दंड थे बहुत ज़्यादा कठोर माने जाते हैं। विजयनगर के जो सम्राट थे उनके द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया गया और सभी धर्मों को मानने की वहाँ स्वतंत्रता प्रदान की गई। वहाँ पुर्तगाली निवास करते थे, उनके द्वारा ईसाई धर्म को माना जाता था। मुस्लिम निवास करते थे, उनके द्वारा इस्लाम को माना जाता था। हिंदू धर्म के भी विभिन्न संप्रदाय वहाँ पर प्रचलित थे। अब अगर हम प्रशासन के दोषों की बात करें, अभी हमने प्रशासन के बारे में चर्चा करी, अगर उसके प्रशासन के दोषों की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन हालांकि सुव्यवस्थित था, सुसंगठित था, लेकिन इसमें दोष भी विद्यमान थे। सबसे प्रमुख दोष सामंतवादी प्रणाली जो थी वो यहाँ पर प्रचलित थी, जिसने सम्राट की शक्ति को बहुत कमज़ोर किया आपसी संघर्षों के कारण। दूसरा, केंद्र में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सेना नहीं थी और सेना का स्वरूप सामंती था, जिसकी वजह से भी वो बहमनी साम्राज्य से अपने साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सके। दूसरा दोष था सैनिक प्रशासन में तोप खाने का अभाव। तीसरा, उन्होंने चोल राजा जो हुआ करते थे उनके समान नौसेना के महत्व को नहीं समझा और समुद्री व्यापार के लिए और नौसेना के लिए वो पुर्तगालियों पर और अरबों पर जो है निर्भर रहे। उन्होंने अपनी व्यापारिक नीति का भी बहुत विकास नहीं किया और व्यापारियों के लाभ के लिए या व्यापारिक लाभ के लिए पुर्तगालियों को उन्होंने अपने पश्चिमी तट पर बसने की अनुमति दे दी। दूसरा, बहमनी उनकी विदेश नीति में सबसे बड़ी कमी ये थी कि बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध वो विभिन्न हिंदू शासकों का कोई गुट निर्माण नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उड़ीसा के जो गजपति नरेश थे उनके साथ भी वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पाए। ये कुछ दोष थे जो आगे चल कर के विजयनगर साम्राज्य के पतन में योगदान इनका रहा। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों की अगर बात करें तो सामंती प्रणाली की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जो नायंकर व्यवस्था थी उसके बारे में। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय के बाद में जो भी उत्तराधिकारी हुए वो बहुत दुर्बल शासक थे, अयोग्य थे और उनके समय में जो शक्ति थी वो विभिन्न सामंतों के हाथों में रही। सामंत शक्तिशाली होते रहे और विजयनगर के जो बहुत से क्षेत्र थे वो उनके समय में स्वतंत्र होते गए। मैसूर जो राज्य है वो भी विजयनगर से स्वतंत्र हो गया इसके अंतिम शासकों के समय में। सैनिक दुर्बलता की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। धार्मिक प्रेरणा के अभाव की अगर बात करें तो विजयनगर की जो स्थापना हुई थी वो हिंदुत्व के आधार पर हुई थी। जो हरिहर और बुक्का थे उन्होंने इस्लाम को छोड़ करके पुनः हिंदू धर्म में उनको दीक्षित किया गया था और फिर उन्होंने हिंदू पद पादशाही के आदर्श पर या हिंदू साम्राज्य के आदर्श पर विजयनगर की स्थापना की थी। लेकिन आने वाले समय में उनका जो ये आदर्श था हिंदू धर्म का वो कहीं छूट गया, जबकि इनके जो प्रमुख शत्रु थे विजयनगर के बहमनी साम्राज्य, वहाँ पर उनमें इस्लाम के नाम पर एकजुटता उन्होंने दिखाई। तालीकोटा का जो लास्ट युद्ध हुआ था 1562 में उसमें और विजयनगर के खिलाफ, लेकिन विजयनगर के सम्राट इसी तरीके से हिंदू शासकों से समर्थन प्राप्त करके कोई गुट का निर्माण बहमनी शासकों के खिलाफ नहीं कर सके। सीमा नीति का अभाव। विजयनगर साम्राज्य की जो सीमा है वो बहुत असुरक्षित थी। वहाँ पर ना गुप्तचर प्रणाली का भी बहुत अभाव था, गुप्तचर विभाग को संगठित नहीं किया गया। बहुत बार ऐसा होता था कि बहमनी सुल्तानों की जो सेनाएं हैं विजयनगर में बहुत अंदर तक भीतरी भागों तक पहुंच जाती थी, तब तक विजयनगर के शासकों को इसकी सूचना तक प्राप्त नहीं होती थी। तो जो सीमा नीति है किसी भी प्रकार की उसका अभाव था, इसीलिए विजयनगर पर आक्रमण करना बहुत आसान हो गया बहमनी सुल्तानों के लिए। तो ये सब कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से विजयनगर साम्राज्य अंततः पतन की ओर उन्मुख हुआ।